सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे चीनी उद्योग और गन्ना किसान से संबंधित इशू को। यह जो टॉपिक है आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे कर्ज मुक्त रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से संबंधित टॉपिक पर। देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कैसे खुद को कर्ज मुक्त घोषित किया है और किस तरह से इन्होंने फंड प्राप्त किया है। इसके क्या क्या मायने होते हैं जब कोई कंपनी अपने आप को कर्ज मुक्त घोषित करती है। तो आइए इन्हीं दोनों टॉपिक को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी उद्योग और गन्ना किसान से संबंधित इशू को। जैसा कि आपको पता है, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो जो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी पहचान बनी है, इसके पीछे का कारण यह है कि हम कृषि और संबंधित कई प्रकार के उत्पादों में अग्रणी हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लें एक चीनी उद्योग, जो कि कृषि उद्योग से ही जुड़ा हुआ है, और जो चीनी उद्योग है इस पर लगभग 50 मिलियन गन्ना किसान निर्भर हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ग्रामीण भारत की लगभग 7.5% जनसंख्या कृषि, कटाई, ढुलाई और सहायक गतिविधियों में शामिल है। आप समझ सकते हैं कि 50 मिलियन की जनसंख्या कितनी बड़ी जनसंख्या होती है। कई देशों की जनसंख्या से यह ज़्यादा है। और जब जनसंख्या इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाते हैं। और यही कारण है कि ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। आज भारतीय चीनी उद्योग का जो वार्षिक उत्पादन है वह लगभग 80 से 85 हजार करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कि 80 से 85 हजार करोड़ रुपए का यह जो अमाउंट है कितना बड़ा अमाउंट है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार चीनी कारखानों की जो संख्या है वो लगभग 735 है, जिसमें से 327 सहकारी, 365 प्राइवेट, 43 जो है कि सरकारी चीनी कारखाने इसमें शामिल हैं। चीनी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता उसको चाहिए। और जब गन्ना उसके पास पर्याप्त होगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी उत्पादन कर पाए। अब होता क्या है कि गन्ना कौन पहुंचाएगा चीनी मिल तक? किसान पहुंचाएगा। तो किसान को जब तक गन्ने में कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं लगेगा जो कि दूसरे फसलों से अलग हो, तब तक वह गन्ना का उत्पादन नहीं करेगा। किसान भी क्या है, एक आर्थिक प्राणी है और वो भी एक डिसाइड करता है कि किस फसल का उत्पादन करना है, कितना करना है, जो कि इस पर निर्भर करता है कि किसी भी फसल को अगर वह उपजाएगा तो उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो अब देखिए क्या होता है, गन्ने के लिए जो है कि एक शब्द यूज होता है कि गन्ना अगर लेकर जो है कि चीनी मिल तक कोई किसान जाता है तो उसको कोई कीमत दी जाती है। तो ये जो कीमत होती है इसको एक शब्द में बांधा जाता है, उसका नाम है उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसको हम FRP भी बोलते हैं और इसकी इंग्लिश भी लिखी है। तो जो FRP है इसको क्या है ये समझिए। आपने सुना होगा कि एक होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है MSP, जिसको हम सामान्य रूप में जानते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जिस मूल्य पर अगर सरकार ने कहा है कि कोई वस्तु, मान लीजिए हम गेहूं और चावल को लेकर बात करते हैं,
तो गेहूं और चावल का एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है और यह कहती है कि आप जितना भी उत्पादन कर लीजिए, आप जब भी हमारे पास फसल लेके आएंगे तो जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, मान लीजिए उसने कहा 1,000 रुपये क्विंटल, तो आप अगर 1 टन लेके जाइए या कई लाख टन लेकर जाइए, सरकार ये नहीं कहेगी कि नहीं चूंकि उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो हम अब आपको इतनी कीमत नहीं देंगे। तो क्या होता है कि अधिक उत्पादन होता रहे, इसीलिए सरकार एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। जैसे कि आपने सुना होगा दालों का समर्थन मूल्य होता है, गेहूं का होता है, चावल का होता है। तो यह सिर्फ इसलिए होता है कि किसान को यह डर ना रहे कि उत्पादन ज़्यादा हो जाने पर क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने गेहूं, चावल, दाल का एग्जाम्पल लिया, ठीक इसी तरह से गन्ने की भी कीमत तय की जाती है प्रति क्विंटल और उसको बोलते हैं हम एफआरपी। ध्यान दीजिएगा, उचित एवं लाभकारी मूल्य, और इसका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के नाम से अर्थात एफआरपी के नाम से इसको जानते हैं। अब जो ये एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस मूल्य पर चीनी मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करना होता है। अर्थात जब कोई गन्ना किसान चीनी मिल तक अपने गन्ने को लेकर जाएगा तो उसको जो कीमत तय की जाएगी वो यह नहीं कह सकता कि हम आज आपको 10 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, कल 20 रुपये क्विंटल, यह कुछ भी नहीं। वह सरकार ने जो घोषित कर रखा है एफआरपी वही उसको देना होगा। जैसे कि सरकार अभी गेहूं, चावल और दाल के संदर्भ में मैंने बताया कि क्या सरकार ने घोषित एमएसपी किया था, ठीक इसी तरह एफआरपी। ये जो भुगतान किया जाता है किसानों को, गन्ने की पेराई के लगभग 14 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। अर्थात आप गन्ना लेके गए, आपका गन्ना चीनी मिल में रख लिया जाता है, जैसे ही पेराई हो जाती है उसके 14 दिन के भीतर सामान्यतः भुगतान करना होता है। यह एक प्रक्रिया है लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं पाता। उचित और लाभकारी मूल्य अर्थात एफआरपी का निर्धारण कैसे होगा, कि अर्थात किसान जो गन्ना लेके जा रहा है उस पर जो कीमत मिलेगी उसका निर्धारण कैसे होगा, उसके लिए निम्न घटकों का प्रयोग किया जाता है। पूरे टॉपिक को समझिए, आपको लास्ट में जाके सभी चीज़ें जुड़ती हुई नजर आएंगी। क्या, कैसे, किन आधारों पर करेंगे ये जो है कि एफआरपी का निर्धारण। सबसे पहले देखेंगे कि गन्ने की उत्पादन लागत क्या है। अर्थात अगर मान लीजिए 1 क्विंटल गन्ना कोई व्यक्ति उत्पादन करता है तो उसमें कितना उसका खर्च आता है यह देखते हैं। क्योंकि जब उत्पादन लागत से अधिक एफआरपी होगा तभी तो क्या होगा, किसान को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा देखते हैं उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता। अगर सोचिए क्या किया जाए कि गन्ने की कीमत जो है कि जो एफआरपी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए। बढ़ा देने का मतलब क्या है कि कोई किसान अब मिल तक जाएगा तो उसको मील के द्वारा अधिक भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, मील जब ज़्यादा भुगतान गन्ना किसानों को करेगा तो उसका खुद की कीमत प्रति केजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि किसानों को ज़्यादा पे कर रहा है। तो यह देखा जाता है कि एफआरपी इतना ही बढ़ाया जाए जिससे चीनी की जो उत्पादन लागत हो इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि जो आम लोग हैं उनके खरीद से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। इसलिए ध्यान दिया जाता है। दूसरा फिर उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता। अर्थात चीनी जो है कि किसानों के जो उपभोक्ता हैं, जो हम लोग आप लोग हैं, इनको कितनी कीमत पे चीनी कितने रेट पर एफआरपी पर मिल सकती है। स्वाभाविक है एफआरपी ज़्यादा होगा तो चीनी हमारे लिए भी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। दूसरा है, तीसरा जो फैक्टर वो है गन्ने से चीनी की रिकवरी। अर्थात गन्ना हम लेकर जाते हैं लेकिन गन्ने से चीनी की मात्रा निकलती कितनी है। बहुत से ऐसे गन्ने होते हैं जिसमें से रस बिल्कुल कम निकलता है, तो उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। चौथा फैक्टर है सह उत्पाद, जैसे सीरा, खोई, अर्थात जो हम गन्ने से जो चीनी बना रहे हैं उसके कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं तो उनको भी तो क्या करते हैं, मिल वाले बेचते हैं, तो उनसे कितना प्राप्त होगा। फिर देखा जाता है कि वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ। अर्थात अगर जो है कि कोई किसान गन्ना उत्पादन कर रहा है उसकी जगह अगर कोई दूसरा उत्पादन करता है तो ऐसा ना हो कि दूसरे उत्पादन में उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो,
इससे क्या करेगा कि गन्ने की फसल को उपजाना वह छोड़ देगा, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ जो है कि जो आपका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, इनको ध्यान में रखकर एफआरपी तय की जाती है। स्वाभाविक है, एफआरपी का ज़्यादा होना गन्ना किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन चीनी के करताएं जो हैं, हम आप जो लोग हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ठीक नहीं होगा। मान लीजिए किसान कहते हैं कि उनको 300 रुपये प्रति क्विंटल जो है कि एफआरपी अभी मिल रही है, और एक साल बाद वो कहें कि हमें 500 रुपये चाहिए प्रति क्विंटल जो है कि एफआरपी निर्धारित होनी चाहिए, घोषित की जानी चाहिए। सरकार अगर इतना लगभग डबल बढ़ा देती है तो क्या हो जाएगा, चीनी की कीमत भी उसी के अनुसार क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। एफआरपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यह जो सीएससीपी होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होता है, उसके द्वारा इसको घोषित किया जाता है। एफआरपी जो है कि वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। अर्थात अभी जो एफआरपी वर्ष 2019-20 के लिए घोषित किया गया था लास्ट समय, वह कितना था, 275 रुपये प्रति क्विंटल। तो अब हमने ये समझ लिया कि एफआरपी अगर ज़्यादा है तो किसानों को लाभ मिलेगा, तो इसको हमने समझा। अब देखिए, चीनी जब अब किसान तो लेकर गया, एफआरपी पर गन्ना अपना बेच आया, अब चीनी का उत्पादन होगा, तो चीनी की जो मिल हैं वो भी तो क्या करेंगे, अपना उत्पाद जिसको हम चीनी कह रहे हैं वो बेचेंगे। तो उत्पादित चीनी को न्यूनतम विक्रय मूल्य अर्थात मिनिमम जो है कि सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एमएसपी है, लेकिन ये वह एमएसपी नहीं है जो गेहूं और चावल और जो है कि मैंने आपको दाल के संदर्भ में बताया। ये कौन सा है, न्यूनतम विक्रय मूल्य। न्यूनतम विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर चीनी मिल चीनी को बेचता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि एमएसपी वह दर है जिसके नीचे चीनी मिले खुले बाजार में चीनी को थोक व्यापारी या अपने कोई भी उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको बहुत ज़्यादा चीनी चाहिए होता है, उससे नीचे वह नहीं बेच सकते। अर्थात एमएसपी वह दर है जो डिसाइड करती है कि चीनी कितने रेट पर बिक सकती है, यह बताया जाता है। अब देखिए, एमएसपी जब ज़्यादा होगा तो क्या हो, इसका मतलब ये है कि जो चीनी मिल हैं इनको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अभी जो है कि चीनी की एमएसपी घोषित की गई है 30 रुपये, अगर इसको बढ़ा दिया जाए 35 रुपये, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो चीनी मिल अभी तक 30 रुपये पर केजी चीनी बेच रहे थे, अब 35 रुपये बेचेंगे तो प्रति केजी 5 रुपये क्या होगा, उनके पास ज़्यादा होगा। इसलिए चीनी मिल वाले क्या डिमांड करेंगे, उनका एमएसपी ज़्यादा रहे। गन्ना किसान क्या करेगा, कहेगा हमारा एफआरपी ज़्यादा रहे, और हम आप और उपभोक्ता क्या कहेंगे कि चीनी मूल्य का जो मूल्य है वह संतुलित रहे। और सरकार क्या प्रयास करेगी कि कैसे इन्हीं तीनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाया जाए, यही पूरी प्रक्रिया होती है। तो अब देखिए, चीनी के जो न्यूनतम बिक्री मूल्य होता है जिसको हम एमएसपी कह रहे हैं, उसका निर्धारण कैसे होता है, उसके निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, जो एफआरपी अर्थात जो वह कीमत जिस कीमत पर किसानों से चीनी मिल गन्ना ले रहे थे, तो एफआरपी के घटकों और साथ ही साथ जो सबसे अच्छी मिल होती हैं उनमें हम देखते हैं कि उनकी उत्पादन लागत कितनी आ रही है। जैसे मान लीजिए हमने ये देखा कि जो सबसे अच्छी चीनी मिल हैं उसमें 20 रुपये पर केजी क्या हो रहा है, चीनी उत्पादन लागत आ रही है। और 20 रुपये उत्पादन लागत आने पर क्या हो रहा है कि अगर इसको हम 25 रुपये 30 रुपये अब में अगर इसकी एमएसपी घोषित कर दें, तो यह जो मिल है 25 से 30 रुपये जो हम घोषित करते हैं उस पर बेच पाएंगे, तो इनको 5 या 10 रुपये का लाभ मिल जाएगा। तो अब देखिए ये क्या करेंगे, यह चाहेंगे चीनी मिल की एमएसपी क्या होगा, बढ़े। तो होता क्या है, तो जब भी सामान्यतः होता क्या है कि जब एफआरपी अर्थात किसानों को मिलने वाला मूल्य जब बढ़ाया जाता है तो एमएसपी भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे गन्ना किसान भी खुश रहें, चीनी मिल वाले भी खुश रहें और कोई दिक्कत ना हो।
अभी क्या हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चल रही थी, लेकिन अभी जो सूचना आई है वह ये है कि लगभग इस समय गन्ना किसानों का लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो है कि बकाया है चीनी मिलों पर। अब वह बकाया इस वजह से है, कारण ये है कि जो अभी जो एमएसपी है चीनी का, वह चीनी का एमएसपी क्या है, कम है, जो कि 31 रुपये प्रति केजी है। तो अब यह कह रहे हैं चीनी मिल कि चूंकि हमारा एमएसपी कम है, इसके वजह से हमको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से हमने गन्ना किसानों का क्या कर रखा है, लगभग 22,000 करोड़ रुपए का बकाया कर रखा। चीनी मिलों का कहना है कि अगर आप हमारा एमएसपी बढ़ा दें तो हमें थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा, हम भी गन्ना किसानों को क्या करेंगे, उनको दे पाएंगे। तो राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से अपील किया था कि आप जो है कि थोड़ा सा एमएसपी बढ़ा दें। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा भी यह कहा गया था कि एमएसपी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, चीनी उत्पादन बढ़ सकेगा और जो चीनी मिल हैं उनको लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी अर्थात चीनी का एमएसपी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है, विचार कर रही है। हालांकि नीति आयोग ने अभी एक टास्क फोर्स गठित किया था, उसने ये कहा था कि जो वर्तमान चीनी का एमएसपी 31 रुपये है, उसमें 2 रुपये प्रति केजी वृद्धि की जानी चाहिए, ये सिफारिश उन्होंने की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी ये घोषित नहीं किया है कि कितनी वृद्धि की जाएगी, लेकिन उसने ये जरूर कह दिया है कि आने वाले समय में हम एमएसपी में बढ़ोतरी करेंगे। अब देखिए क्या होगा, एमएसपी में बढ़ोतरी करने की एक दबाव इस कारण से भी था कि कुछ समय पहले ही कृषि लागत और मूल्य आयोग ने एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। अर्थात मैंने कहा कि वर्ष 2019-20 के लिए जो एफआरपी है वह 275 रुपये है प्रति क्विंटल। तो अब सीएससीपी ने कहा था कि गन्ना किसानों को हमें थोड़ा सा एफआरपी बढ़ा कर देना चाहिए, और वह देना चाहिए 285 रुपये प्रति क्विंटल। अर्थात जो 275 है उसको हम 285 कर दें तो जो है कि जो गन्ना किसान है उनको लाभ मिलेगा। अब मैंने आपसे एक चीज़ और बताया था कि जब भी क्या होता है, एफआरपी बढ़ता है, समानता एमएसपी भी क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो इसी के कारण सरकार पर यह दबाव है कि वो एमएसपी बढ़ाए। लेकिन फिर एक चिंताजनक मुद्दा है। चिंताजनक मुद्दा ये है कि अगर आप जाएं बाहर देखें तो आपको पता चलेगा चीनी की जो कीमत है लगभग 40 रुपये के आसपास है। तो अगर यह बढ़ाया जाता है, मान लीजिए 2 रुपये 4 रुपये भी अगर एमएसपी बढ़ता है, तो जो घरेलू मार्केट में हमको आपको जो चीनी मिलती है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वृद्धि होगी। जितनी एमएसपी में वृद्धि होगी, चीनी के जो यह घरेलू या जो हम लोग चीनी खरीदते हैं उसमें उतनी वृद्धि नहीं होगी, ज़्यादा होगी। जो हमारे यहाँ ये जो दुकानदार होते हैं ये ज़्यादा बढ़ा के कीमत देंगे, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन में कीमत बढ़ेगी। तो इस वजह से सरकार थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर चिंतित भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एमएसपी और एफआरपी और साथ ही साथ हमारे और आपके बीचों के हितों में संतुलन तो बनाना जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग को ये देखने को मिल सकता है कि 2 से 3 रुपये एमएसपी में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब जब एमएसपी में जो 2 रुपये की या 3 रुपये की बढ़ोतरी होगी तो इससे क्या होगा कि चीनी जो मिल है उनको अधिक आय प्राप्त होगी और किसानों का वह जो बकाया है जल्दी भुगतान कर देंगे। लेकिन समीक्षकों का एक चीज़ और कहना है, हमें एफआरपी और एमएसपी के अलावा चीनी उद्योग के विकास के लिए कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत। पहला जो मुद्दा है वह आपूर्ति बिक्री पक्ष का। जैसा कि आपको पता है कि हर चीनी मिल के लिए एक मासिक निर्गमन पद्धति अपनाई जाती है। अर्थात वह कितना चीनी, ऐसा नहीं होगा कि एक मिल है और वो जो है कि कहीं से भी गन्ना उत्पादन करके, दूसरे जिलों से गन्ना उत्पादन करके और कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं और कई हजार ट्रक जो है कि क्या करते चीनी उत्पादन। ऐसा नहीं हो सकता। तो मासिक जो निर्गमन पद्धति का यह एक बैरियर है, इसको थोड़ा सा संतुलित करने के लिए और इसको लिबरलाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, निर्यात और आयात जो हम चीनी का करते हैं
इस पॉलिसी को भी थोड़ा सा देखना होता क्या है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे यहाँ जो घरेलू चीनी होती है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगी होती है। ध्यान दीजिएगा, महंगी होती है। तो जब महंगी है तो क्या करना, उस समय तो हमें निर्यात नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जब हमारे यहाँ भी मांग ज़्यादा होती है चीनी की और वैश्विक रूप में भी मांग ज़्यादा होती है तो सरकार क्या करती है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा। तो यह कहा जा रहा है जो निर्यात और आयात हम चीनी का करते हैं, इसकी पॉलिसी में भी थोड़ा सा हमें सुधार की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो पैकेजिंग होती है चीनी की, उसके लिए जूट बैग जो बोरे होते हैं उनकी अनिवार्यता बनाई गई है। जो जब उनकी अनिवार्यता बनाई गई तो ये जो बोरे होते हैं यह इसलिए अनिवार्य बना दिए गए हैं ताकि जो जूट इंडस्ट्री है वो भी सरवाइव कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं इससे चीनी का जो लागत है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ गन्ना की उपलब्धता और मिलों के बीच मध्यस्थ की जो दूरी है, मध्यम दूरी का मतलब है कि मान लीजिए गन्ना चीनी मिलें कहाँ लगाए जाएं, उनके बीच में दो चीनी मिलों के बीच में दूरी कहाँ रखें, इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने की, इसको लेवलाइज करने की और साथ ही साथ हर क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम बनाने की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए नियम अलग हो सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए अलग हो सकते हैं। अगला है कि अधिकांश मिलों की जो पेराई क्षमता होती है, इसका मतलब है कि वो कितने समय तक गन्ने से जो है कि चीनी का उत्पादन कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थात सामान्यतः जो पेराई की अवधि होती है लगभग 4 से 5 माह होती है। स्वाभाविक है 4 से 5 माह उनको गन्ना खूब मिल रहा है, उससे चीनी का प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये भी इस पर भी एक विकल्प का तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि क्यों ना हम चीनी मिलों में कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि हर समय उनको गन्ना मिल सके। लेकिन फिर इसके लिए क्या होगा, हर समय गन्ने का उत्पादन करना। इसके लिए लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ जेनेटिकली जो है कि चेंजेस ला सकते हैं। खैर ये अलग चीज़ है। उसके कारण जो है कि हमारे यहाँ की जो मिलें हैं उनकी जो पेराई क्षमता है वह काफ़ी पुरानी मशीनरी और तकनीकी पर आधारित है। इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ गुड़ और खांडसारी उद्योग जो है 1/3 गन्ने का उपयोग इस समय कर ले रहे हैं और इसके वजह से कई चीनी मिलों को गन्ना पर्याप्त नहीं मिल पाता है। तो गुड़ और खांडसारी उद्योग और चीन मिलों जो चीनी की मिलें हैं उसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो गन्ना उत्पादन होता है तो कहाँ पे कितना गन्ना उत्पादन किया जाए, इसको भी थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि गन्ने के लिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए होता है और इसके लिए भूमिगत जल का जब दोहन होता है तो जो भूमिगत जल स्तर है उस पर प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ गन्ना और चीनी उत्पादन में जो क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई देता है, जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, ऐसे राज्यों में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें जो असंतुलन है इसको पाटने के लिए कैसे गन्ने के उत्पादन को हर क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब हर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हो सकता है जो कि उसकी क्लाइमेट के अनुसार हो, और उससे क्या होगा, जो परिवहन लागत होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजने के लिए वो कम हो जाएगी। और इस तरह से यह जो चीनी उद्योग है इससे न सिर्फ चीनी उद्योगों का विकास होगा बल्कि गन्ना किसानों को भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पूरा टॉपिक इसको हम लोगों ने यह देखा। दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, वह है कर्ज मुक्त रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आपको पता है जो है कि 1973 में धीरू भाई अंबानी द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना की गई। उस समय जब स्थापना की गई तो यह एक कंपनी थी। समय के साथ इस कंपनी ने ग्रोथ की और अब ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है एक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है इसमें रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस पेट्रोलियम है, जियो पेमेंट बैंक है, डेन नेटवर्क है, हैथवे है, नेटवर्क 18 जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कुल मिलाकर यह भारत में सबसे तीव्र गति से और साथ ही साथ अपना तेजी से विस्तार करने वाली कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। और इस कंपनी के द्वारा लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। मार्च 2020 की अपनी रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्री ने यह सूचना दी थी कि जो उसका नेट डेब्ट है, अर्थात शुद्ध जो है कि ऋण है, ऋण का मतलब जो पैसा कर्ज है, तो जो शुद्ध नेट डेब्ट है वह $21 बिलियन का है। जिसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट कर दें
करते हैं तो उसकी कीमत लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए फिर से ये शब्द आएगा। तो अभी देखिए मार्च 2020 में कंपनी क्या सूचना दे रही है कि उसका जो नेट डेब्ट है वह क्या है, लगभग 1.6 लाख करोड़ है। अब नब इतना ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज है, हालांकि कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या हुआ था अगस्त 2000 अर्थात एक साल थोड़ा पीछे जाइए, अगस्त 2019 में जब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की वार्षिक जनरल मीटिंग हुई थी तो उसमें चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि आने वाले समय में, आने वाले 18 माह में हम कंपनी को क्या करेंगे, जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दें। कब कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगस्त 2019, और समय कितना ले रहे हैं, 18 माह में कह रहे हैं कि हम कंपनी को जीरो नेट डेब्ट अर्थात ऐसी कंपनी के रूप में परिवर्तित कर देंगे जिसका नेट डेब्ट अर्थात शुद्ध ऋण जीरो हो, इन्होंने कहा था। अब जब इन्होंने कहा तो फिर से यह बात आएगी कि आखिर ये पूरा हो रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा कि मार्च 2020 में इन्होंने कहा कि इनके ऊपर 1.6 लाख करोड़ रुपए का क्या है, कर्ज है। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये तो विरोधाभासी बात है, लेकिन क्या हुआ, जो 18 माह की ये जो अवधि थी इनकी पूरी हो रही है 31 मार्च 2021 को। इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक हम क्या करेंगे, अपने आप को जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और उस समय कंपनी ने घोषणा की और अब हाल में इस सूचना आई है कि जो इनको टारगेट 31 मार्च 2021 तक प्राप्त करना था उन्होंने अब प्राप्त कर लिया है। अर्थात हाल ही में रिलायंस ने घोषणा की है कि वो कर्ज मुक्त कंपनी कन्वर्ट हो गई। प्रश्न आएगा कि आखिर यह जो मार्च 2020 में इन्होंने कहा था कि अभी कंपनी के ऊपर 1.6 लाख करोड़ है, तो क्या इतनी जल्दी में इन्होंने प्राप्त कर ली? जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मात्र और मात्र सिर्फ 58 डेज में 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से 1.15 लाख करोड़ रुपए कंपनी ने अपनी 24.70% अर्थात 24.7% अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाया है। कितना? 1.15 लाख करोड़ रुपए। तो साथ ही साथ 53,125 करोड़ रुपए इन्होंने राइट इशू जारी करके कंपनी ने प्राप्त किया है। राइट, देखिए अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इनका जो है कि हिस्सेदारी बेचने का मतलब, जैसा कि आपने कुछ समय पहले सुना कि फेसबुक को अपनी इन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेच दी और भी कंपनियों को बेची, मैं बताऊंगा किसको बेची। तो इस तरह से जब हिस्सेदारी बेचते हैं तो ये तो समझ में आ रहा है। राइट इशू का मतलब, राइट इशू का मतलब है कि जो पहले से कंपनी के शेयर धारक हैं उनसे कहा गया कि हम आपको और शेयर दे रहे हैं, अगर आप चाहिए तो आप हमसे शेयर खरीद सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जब उनको शेयर जारी किए गए तो उसकी एक कीमत रखी गई। तो जब कीमत जो रखी गई राइट इशू की वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किए, खरीद लिए। तो इस तरह से 53,125 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, टोटल कंपनी को कितना प्राप्त करना था, नेट डेब्ट इसके पास जो डेब्ट था वो कितने का था, वो 1.6 लाख करोड़ रुपए का था। और मैंने कहा कि 1.15 लाख करोड़ रुपए तो कंपनी ने क्या किया, हिस्सेदारी बेचकर जुटा लिए, और कुछ इन्होंने राइट इशू बेचकर जुटा ली सॉरी। उसके बाद देखिए पिछले साल इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा उस पे के आंकड़े अगर हम जोड़ लें तो पिछले साल लगभग इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। और इसमें इस तरह से टोटल अगर अमाउंट को अभी तक हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.76 लाख करोड़ रुपए, जबकि इनको चाहिए कितना था, 1.6 लाख करोड़। लेकिन इस तरह से पिछले साल जो इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे, तब से लेकर ये जो 58 दिनों में इन्होंने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए, इन सभी को जोड़ दें तो अब टोटल कितना इन्होंने प्राप्त कर लिया है, 1.6 लाख करोड़ रुपए। अर्थात जितनी इनके पास ऋण था उससे ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब क्या है, जो उसके भागीदार हैं उनको दे दिया जाएगा पैसा, तो अपने आप कंपनी क्या हो गई, ऋण से बाहर है। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, कितना कितना जो है कि इसमें देखिए। अब देखिए यह जो जर्नी स्टार्ट होती है इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बड़े बड़े शेयर होल्डर, जैसे फेसबुक देखिए 22 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, अपनी जो हिस्सेदारी बेची। कितनी हिस्सेदारी देखिए, हिस्सेदारी कितनी बेची, 9.99%, लगभग 10% के करीब इन्होंने हिस्सेदारी बेची और 43,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए।
ठीक इसी तरह से अगर हिस्सेदारी देखें तो PIF ने जो है कि 18 जून को अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बेचा है। ठीक इसी तरह से अगर मई माह में देखें तो जनरल अटलांटिक को उन्होंने 1.3% शेयर बेचे। इसी तरह से विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को 8 मई को इन्होंने लगभग 2.32% इन्होंने बेचा। इसी तरह से बहुत सी कंपनियां हैं जिनको इन्होंने बेचा है। अभी जून में ही देखा था तो सिल्वर लेक अन्य निवेश जो है कि इन्होंने अपना बेचा है। तो इस तरह से अगर हम टोटल देखें तो इनको कितना 58 दिनों में इन्होंने प्राप्त कर लिया, 1.6 लाख 8 करोड़ रुपए क्या कर लिया, इन्होंने प्राप्त कर लिया। और जब इनको इतना यह प्राप्त हो गया तो कहीं ना कहीं इसको देकर जो इनके पास टोटल जो ऋण था उसको क्या करे, चुकाकर, और इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम क्या है कि जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में कन्वर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पैसे दे भी दिए, पैसे देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। स्वाभाविक है जब पैसा है और देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो कंपनी अपने आप को क्या कह सकती है, जीरो नेट डेब्ट घोषित कर सकती है। जैसे आपके पास ही है, आपको लगता है आपके ऊपर 100 रुपये का कर्ज है और कोई आपको कहे कि लो 500 रुपये आपका है या ये पैसा आप ही का है, तो आपको नहीं लगता कि आपको क्या होगा, आप ऋण मुक्त हो गए चूंकि आपके पास पैसा आ गया। ठीक यही चीज़ें यहाँ पर हुई। अब देखिए जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के साथ साथ एक चीज़ और अचीवमेंट हुई है कि यह 11 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब, तो देखिए हर कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है, जो कि सूचीबद्ध है, उसके प्रत्येक शेयर का कोई ना कोई मूल्य होगा। तो जितने शेयर हैं उनके उन शेयरों की संख्या, मान लीजिए 100 शेयर हैं और 100 शेयर की कीमत क्या है, 100 ही रुपये, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो इनको 100 को 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका जो है कि 10,000 रुपये। तो ठीक इसी तरह से जितनी शेयर की संख्या है उनकी जो वर्तमान कीमत है उससे इंटू कर देंगे तो जो टोटल अमाउंट आएगा उसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इस तरह से 11 लाख करोड़ रुपए से बड़ी कंपनी ये बन गई है और यह ऐसा पहली कंपनी ने किया है, भारत की ऐसी पहली कंपनी है बन गई है। और देखिए उसके बाद अब इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने आप को जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है। अब आप खुद समझिए, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप किसी से, मान लीजिए आपके पास 1,00,000-2,00,000 रुपए पड़े हैं और आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए 10,000 रुपये की, आप कहें भैया मुझे 10,000 रुपये दे, कोई आपको मना करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड है। ठीक इसी तरह से जब इन्होंने क्या किया है कि जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया तो इनकी जो क्रेडिट है वो बहुत मजबूत हो गई है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा निवेश देश के अंदर के लोगों से इनको प्राप्त होगा और बाहर के लोगों से भी प्राप्त होगा। और जब इस तरह से यह पैसा इनको प्राप्त होगा तो आने वाले समय में ये कंपनी और क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि रिलायंस इंडस्ट्री और सऊदी अरब की कंपनी अरामको के बीच लगभग $15 बिलियन का जो समझौता होने वाला था, जो कि अभी नहीं हो पाया है। अगर यह हो जाता है तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या जो कंपनी का जो पैसे की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सोचिए कितनी, $15 बिलियन की जो है सौदा होना। इस सौदे में होने वाला क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कंपनी से अर्थात अरामको से अपनी 20% हिस्सेदारी बेचने का था। इसका मतलब है रिलायंस ने कहा था कि हम 20% अपनी हिस्सेदारी अरामको को बेचेंगे और अरामको इसके बदले में लगभग 15 बिलियन का क्या करेगा, डॉलर का भुगतान करेगा। और 15 बिलियन का जब ये भुगतान करेंगे तो जो है कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और इससे कंपनी की क्या होगी, मजबूती और बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से कंपनी ने अपने आप को कर्ज मुक्त घोषित किया है। लॉकडाउन के समय जब सभी कंपनियों की हालत खराब है, ऐसे में इस तरह का जो सूचनाएं आना बताता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी जो बिजनेस है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।